इतिहास की किताबें गवाह हैं कि सत्ता का शिखर जितना ऊंचा होता है उसका पतन उतना ही दर्दनाक। लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में जो हुआ है वो सिर्फ पतन नहीं है, ये एक युग का अंत है। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि नई दिल्ली तक की नींद उड़ा दी है। खबर चौंकाने वाली है, अविश्वसनीय है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है। क्या यह सिर्फ एक कानूनी फैसला है या फिर यह एक खुली राजनीतिक प्रतिशोध की कहानी? और सबसे बड़ा सवाल, भारत जहां हसीना ने शरण ली है अब क्या करेगा? नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। ये फैसला 17 नवंबर 2025 को आया है। आईसीटी बांग्लादेश ने यह सजा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई। जुर्म क्या है? मानवता के खिलाफ अपराध। ये मामला 2024 के उस भयानक छात्र आंदोलन से जुड़ा है जिसने शेख हसीना की सत्ता की नींव हिला दी थी। आरोप है कि हसीना के शासनकाल में हुए विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए थे। यूएन की रिपोर्ट भी अनुमान लगाती है कि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगभग 1400 लोग मारे गए थे। ट्रिब्यूनल ने हसीना को सामूहिक हत्याओं समेत मानवता के विरुद्ध अपराधों के 5 मामलों में औपचारिक रूप से दोषी ठहराया। लेकिन सवाल यह है कि शेख हसीना आज भारत में क्यों हैं और इस फैसले की बैकग्राउंड क्या है? इसके लिए हमें पिछले 15 अशांत महीनों के घटनाक्रम पर सिलसिलेवार नजर डालनी होगी। कहानी शुरू होती है 5 अगस्त 2024 से। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में बदल गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि 5 अगस्त को अपनी सत्ता के अंतिम घंटों में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़कर देश छोड़ना पड़ा। वो तुरंत भारत में शरण लेने चली आईं। सिर्फ 3 दिन बाद 8 अगस्त 2024 को नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ और यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक प्रतिशोध का सिलसिला। 14 अगस्त 2024 अंतरिम सरकार ने घोषणा की कि वो छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं में शामिल लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी में मुकदमा चलाएगी। अक्टूबर 2024 में ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन किया गया। 17 अक्टूबर 2024 को हसीना और आवामी लीग के शीर्ष नेताओं सहित 45 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। जुलाई 2025 में औपचारिक रूप से सामूहिक हत्याओं के आरोप लगाए गए और अंत में 17 नवंबर 2025 को वो दिन आया जब आईसीटी बांग्लादेश ने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सीधे भारत सरकार से संपर्क साधा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर भारत से शेख हसीना को बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपने की मांग की। उनका तर्क है कि 2013 की जो प्रत्यर्पण संधि के तहत ये भारत का दायित्व है, लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। भारत की प्रतिक्रिया क्या है? भले ही हसीना को मौत की सजा सुनाई गई हो, लेकिन भारत की ओर से उनका प्रत्यर्पण करने की संभावना बहुत कम है। प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 8 के अनुसार राजनीतिक अपराधों को छूट दी जा सकती है। मोदी सरकार लंबे समय से हसीना को करीबी सहयोगी मानती रही और उनकी निर्वासन स्थिति को राजनीतिक शरण के रूप में देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने एक सधा हुआ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने फैसले को संज्ञान में लिया है और वो बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए शांति, लोकतंत्र और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। शेख हसीना भी चुप नहीं बैठी। इस फैसले के बाद भारत में बैठी पूर्व प्रधानमंत्री ने इस फैसले को धांधली से भरा बताया। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के उग्र तत्व उन्हें और उनकी पार्टी आवामी लीग को राजनीति से समाप्त करना चाहते हैं। हसीना ने मोहम्मद यूनुस के शासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस के शासन में सार्वजनिक सेवाएं चरमरा गई हैं, हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। प्रशासन के अंदर मौजूद इस्लामी कट्टरपंथी बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष परंपरा को कमजोर कर रहे हैं। यानी हसीना इस फैसले को एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा समर्थित यूनुस सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध मान रही हैं। बांग्लादेश की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी मुश्किल है। क्या भारत अपने पुराने सहयोगी को बांग्लादेश को सौंप देगा या फिर कूटनीतिक रास्ते तलाशेगा? और क्या शेख हसीना के दावे सही हैं कि यह फैसला सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।